ठीक है, तो अब आपका इसका दूसरा पार्ट था लाइट का, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो कि मैं आज कराऊंगा। आपको पता चल ही गया होगा कि आपको 4 दिसंबर को आपका साइंस का पेपर है, उससे पहले फिर मैथ्स का, मतलब नवंबर दिसंबर में आप एक तरह से मान ही लो दिसंबर तक आप पढ़ सकते हो, मतलब नवंबर एंड तक, है ना। तो देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करते हैं आज। ठीक है, हमने पिछली क्लास में करा था रिफ्लेक्शन, आज करते हैं रिफ्रैक्शन। तो जनरली रिफ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है, थोड़ा सा वर्ड में डिफरेंस है। उस डिफरेंस क्या है, इसका मतलब वो जानते हैं सीधा सीधा फटाफट। देखो, होता क्या है कि बस एक ये बीच में मैं दीवार से डाल देता हूँ, ठीक है, और क्या करता हूँ कि यहां से मैं कोई एक लाइट पास कराता हूँ। ठीक, लाइट पास करा रहा हूँ, ठीक है। अब ये लाइट पास कराने के बाद इस दीवार के बाद ना, ये लाइट ऐसे हो जा रही है मतलब ये जो लाइट सीधी जा रही थी ऐसे हो गई। ठीक, फिर एक और दीवार लेता हूं, ऐसे कराया, ये दीवार थोड़ी सी ऐसे हो गई। ठीक है, तो ये जो चेंज हो रहा है, मतलब ये कह लो कि इस दीवार की वजह से इस साइड से जब इस साइड में आए, तो ये तो ऐसे जा रही है, ये यहां से थोड़ा ऐसे जा रही है। तो ये जो चेंज आ रहा है, ये जो चेंज आ रहा है, ये चेंज आता है मीडियम चेंज की वजह से। अब ये मीडियम क्या है भाई? मीडियम सिंपली यही है कि जिसमें, जैसे कि आप रोड पे बाइक या साइकिल ये सब चलाते हो, है ना, तो रोड एज अ मीडियम हो गया कि जिसपे आप चल रहे हो, है ना। तो सिंपली लाइट चल रही है, लाइट ट्रेवल कर रही है। तो लाइट ट्रेवल अभी फिलहाल के लिए किस में कर रही है? लेट्स से एयर में, एटमॉस्फेयर में, एयर में हम कहते हैं उसे, ठीक है। तो उस समय लाइट की स्पीड होती है क्या? 3 × 10⁸ ठीक है। तो ये होती है लाइट की स्पीड। ठीक है, अब ये लाइट की स्पीड सिंपली क्या करती है? एयर से दूसरे मीडियम में जाती है। अब दूसरा मीडियम कब कहेंगे? जब एयर के कंपैरिजन में दूसरा मीडियम डिफरेंट होगा। डिफरेंट कैसे हो सकता है? जैसे कि दूसरा मीडियम बोले तो वाटर, या फिर कह लो ग्लास, या फिर कह लो कोई भी चीज जैसे डायमंड, या कह लो हनी, या ऐसे करके एटसेट्रा डाल लो, कितने सारे एग्जाम्पल है। तो अब ये मीडियम हम चेंज कैसे करवा रहे हैं, मतलब कैसे कह रहे हैं कि ये मीडियम चेंज हो रहा है? जैसे कि एक तरह से ऐसे समझो कि एक तरफ आप रोड पे ट्रेवल कर रहे हो, और एक तरफ आप रेलवे ट्रैक पे रेल जा रही है, और एक तरफ एयर में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंस है ना, रोड पे जो स्पीड है और जो एयर में स्पीड है और जो ट्रेन में है, डिफरेंस है दोनों मतलब सब ट्रांसपोर्टेशन में डिफरेंस है। सिमिलरली इसमें अगर मैं कंपैरिजन करूं तो इसमें भी डिफरेंस आता है। जब हम एक ही मीडियम में करते हैं ट्रैवल, तो उसमें जनरली बस एक कुछ भी ऐसा दीवार ला दे तो रिफ्लेक्शन हो जाता है। और जब मीडियम चेंज होता है, तो मीडियम चेंज कहने का मतलब एयर में पार्टिकल्स, सिंपली कह लूं, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पर एयर है, इसमें लाइट ट्रेवल कर रहा है, तो इसमें जो आपका मीडियम होगा वो रेयरर होगा। अब रेयरर कहने का मतलब सिंपली इतना सा है कि इसमें जो पार्टिकल्स है वो थोड़े दूर दूर डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। ठीक है, अब इस पार्टिकल्स ऐसा ट्रीट करो कि यहाँ पे कम कम लोग आसपास में खड़े हैं। ठीक है, तो ये समझ लो कि कम कम लोग पास पास में खड़े हैं, तो लाइट ट्रेवल इजीली कर पाएगी। ठीक है, अब जब हम ये वाटर में आते हैं, अब वाटर की बात कर रहे हैं, तो मीडियम यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, एयर से वाटर में जा रहे हैं, तो एयर के कंपैरिजन में जो वाटर के जो पार्टिकल्स होंगे वो थोड़े थोड़े क्लोज होंगे। तो इसमें आपका ये कह लो कि लाइट जो है, या आप ही खुद ही कह लो कि जब थोड़े ज्यादा पीपल्स आसपास में होंगे लोग, तो वहां पर ट्रेवल करना मुश्किल होगा। तो यहां पर आपका क्या होता है? लाइट क्या हो जाता है? लाइट की स्पीड कम हो जाती है ड्यू टू द चेंज इन मीडियम। तो यही है रिफ्रैक्शन, यही तो है रिफ्रैक्शन। तो क्या हो जाता है कि ड्यू टू द चेंजिंग ऑफ मीडियम द लाइट बेंड्स। अब ये लाइट बेंड्स होती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अब वो डिपेंड करता है मीडियम पे। ठीक है, तो यही सिंपल फिनोमेना मैं आपको बताना चाह रहा था। अब सिंपली अगर मैं वाटर से एयर जाऊंगा, तो यहां से डेंसर मीडियम हो गया। अब डेंसर मतलब जहां पर पार्टिकल्स काफी क्लोज क्लोज है। ठीक है, तो डेंसर मीडियम से जब रेयरर में जाऊंगा तो पार्टिकल्स दूर जाएंगे, जैसे कि ये वाला एग्जांपल था, सॉरी, रेयरर से डेंसर, सॉरी डेंसर से रेयरर। ठीक है, तो इसलिए अवे जा रहा है। और ये वाला एग्जांपल था आपका क्या था? बेंड टुवर्ड्स जा रहा है, दैट मीन्स कि इसमें आपका क्या था? डेंसर टू रेयरर। ठीक, एग्जांपल आप समझ गए होगे, आपको मैंने जो समझाया उस चीज से समझ गए होगे, रफली जैसा भी समझाया हो। ठीक है,
मेन इस तरीके से लिंक करके आप समझोगे तो चीजों को याद करना बहुत ईजी होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, व्हाट इज रेयर, व्हाट इज डेंसर एंड व्हाई रिफ्रैक्शन अकर्स जनरली, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्शन होता क्या है आपको पता चल गया होगा, रेयर, डेंसर और मीडियम क्या चीज है वो चीज आपको पता चल गई होगी, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आगे बढ़ने के बाद इसमें रिफ्रैक्शन की अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो सिंपली क्या हो गई, रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन ये होगी द बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। बेंडिंग सिंपली ये कह लो कि या तो वो ऐसे अवे हो जाएगा, ये नॉर्मल लाइन मान लो, या तो वो जो रे जो भी पास कराते हैं मीडियम से वो थोड़ा सा यहाँ से रुको रुको ये या तो अवे हो जाएगा या तो यहाँ से थोड़ा सा मतलब ऐसे पास ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखो, द बेंडिंग ऑफ लाइट इज बेंडिंग ऑफ लाइट when light travels from one medium to another is called what, refraction, ठीक है। तो यही है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन, ठीक। अब रिफ्रैक्शन के आगे एक और चीज आती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कुछ नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में बोलो ना, इसी जो रिफ्रैक्शन को हम मेजर करते हैं वैल्यूज में, तो दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बताऊंगा अभी, देखो कि क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि लॉ भी बताऊंगा। अब कुछ थोड़े बहुत एग्जांपल भी आपने डे टू डे लाइफ में देखे होंगे कि रिफ्रैक्शन जनरली कहाँ कहाँ देखा जाए। अब जैसे कभी आप स्विमिंग पूल में गए होगे, तो स्विमिंग पूल से जब आप देखते होगे नीचे की तरफ, तो आपको क्या दिखता है कि एक तरह से आपको दिखेगा कि गहरा है, ठीक है, मगर मतलब सॉरी थोड़ा ऊपर ही दिखाई देगा, ठीक। और जब आप उसमें डाइव करते हो तो एक तरह से कह लो कि एक आधा फुट या पौने फुट, या कह लो कि 5-10 सेंटीमीटर थोड़ा सा डीप ही दिखाएगा जब आप डाइव इन करोगे स्विमिंग पूल में। तो थोड़ा सा स्लाइटली अब दिखाई देता है आपका जो स्विमिंग पूल में वाटर होता है। ये एग्जांपल समझ नहीं आ रहा। दूसरा एग्जांपल देखो रिफ्रैक्शन कैसे होता है। दूसरा एग्जांपल है, अगर कोई चीज आप बेंड करके रखते हो, ठीक है, बेंड करके इन द सेंस की पेंसिल को आपने रखा एक बकेट में, तो उसको देखोगे तो वो स्लाइटली अब दिखाई देगा, ये भी रिफ्रैक्शन से होता है। फिर तीसरा प्रोसेस देखोगे, तीसरा प्रोसेस कोई कॉइन रख लो, ठीक है। तो ये जनरली होता क्या है, होता कुछ नहीं इन सब में ये होता है कि ये जो पानी में है ना, यहां पे ऑब्जेक्ट अगर रखा है कोई, ठीक है, जैसे लेट्स से कि ऑब्वियसली आपने ऑब्जेक्ट को यहां रखा है, तो होता क्या है इसकी जो ना फेक इमेज बन जाती है यहां पर। जैसे कि अगर आपने पेंसिल रखा है या कॉइन ही रखा है या कोई भी चीज वाटर में रखी है, थोड़ी सी अब दिखाई देती है कि ये थोड़ा सा ऊपर उठ के है, हम जब बाहर से देखते हैं, यहां से देखते हैं, ठीक है, जस्ट बिकॉज की ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ठीक है, डेंसर टू रेयर, इसकी इमेज यहां पर बनती है जो कि हमें दिखाई देती है ये वाली इमेज, मगर एक्चुअल में वो यहां पे होती है, ठीक है। तो सिंपली ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। जो स्विमिंग पूल की जो वाटर है वो थोड़ा सा अब दिखाई पड़ता है, उसमें कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं ऑब्लिकली, मतलब कोई एंगल के साथ, तो वो भी अब दिखाई देता है, ठीक है। तो ये सारे रीजन है आपके रिफ्रैक्शन के, और भी है जैसे मिराज और ये सब, ये थोड़ा एक TIR चीज है वो बताऊंगा तब समझ में आएगा थोड़ा और अच्छे से, ठीक है। तो ये सारी चीजें थोड़ी रिफ्रैक्शन को हुई। अब चलते हैं, जैसे रिफ्रैक्शन में आपने जाना था क्या, सॉरी रिफ्लेक्शन में लॉ जाने थे, वैसे रिफ्रैक्शन के भी कुछ लॉ होंगे, वो देखते हैं फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड देन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो भाई, अब आपको रिफ्रैक्शन तो पता चल गया है, व्हाट इज रिफ्रैक्शन, है ना, क्या होता है। अब इसके लॉस जान लो फटाफट। देखो लॉस क्या होंगे, जैसे उसमें 2 लॉस थे ना, इसमें भी 2 लॉ है। पहला तो वही है, द एंगल, सॉरी एंगल बाद में लिखना, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lie on the same plane, सेम प्लेन में, ठीक है, थ्रू अ डिफरेंट मीडियम, ठीक है। अब देखो ये जस्ट एक डेफिनेशन तो नहीं, मतलब एक
स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट थोड़ी सी लिख के रहोगे तो स्टेटमेंट से आपको चीजें ना एलिमिनेशन ये कह लो ऑप्शन जो आएंगे ना वो डिड्यूस करने में समझ में आएंगे। तो स्टेटमेंट थोड़ी सी लिख लिया करो। मेन पार्ट इसमें ये इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोल दिया कि जहां पे इंसिडेंट होगा उसी पॉइंट पे। ठीक है ना। अब सेकेंड चीज इसमें ये होती है, जैसे उसमें था ना एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अच्छा द करनी the ratio of sine of angle of incident and the ratio of sine of angle of incident to हाँ तो सेकेंड वाले में क्या, the ratio of sine of angle of incident the to the what to the sine of angle of refraction इज कांस्टेंट। ठीक, और इसको ये ब्रैकेट में लिख लेना, इसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दो लॉ है। ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में अंतर यही है थोड़ा सा कि ये इसमें ऐसा होता है कि साइन आई अपॉन में साइन आर ये होता है आपका कांस्टेंट। ठीक है, इसको कहते हैं हम स्नेल लॉ। ठीक, और इसको हम जनरली ये कह लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। ठीक है, जिसको हम या तो U से डिनोट करते हैं या फिर कह लो N से कहते हैं। और इसकी SI यूनिट नहीं होती है, नो SI यूनिट। जैसे मेजर करते हैं ना कोई चीज लेंथ में तो मीटर लिखते हैं, टाइम को सेकंड में, इसकी कोई यूनिट नहीं क्योंकि डिवाइड होके कट जाता है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट आता है, कहने का मतलब इसकी वैल्यू एक तरह से हर एक पॉइंट पे सेम ही आएगी। ठीक है, साइन ए अपॉन साइन आर अगर हम प्लॉट करते हैं तो कांस्टेंट कहने का मतलब जनरली इस तरीके से समझो आप। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इससे कैलकुलेट होता है, स्नेल लॉ ये चीज है। अब मैं आपको समझाता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या सिनारियो है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, देखो अब इसमें क्या है, ठीक है, देख रहे हो ये R फॉर रेयरर, D फॉर डेंसर, D फॉर डेंसर, R मतलब समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें एंगल हमेशा ना गड़बड़ करोगे अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो। एंगल हमेशा ध्यान रखना, ये जो ये वाली लाइन है ना, ये वाई वाली, इसी के साथ एंगल बनना है। जो भी रे आएगी, जैसे ये आई तो यहाँ पे ये वाला एंगल नहीं लेना, गलत कर दोगे। कोई क्वेश्चन में दे देगा यहाँ पे 60 फिर 30, 60 लेके बैठ के आंसर कर दोगे, नहीं ये वाला लेना है। इधर भी ये वाला लेना है, इधर ये और फिर ये वाला। ठीक है, अच्छा ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है, इसको डेंसर टू रेयरर कर लो और इसको कर लो भाई रेयरर टू डेंसर। ठीक है, तो देखो भाई इसमें क्या है, इसमें जनरली एक तरफ क्या हो रही है, रे जो है ना ये आपका नॉर्मल है। एक कंडीशन में जो रे है आपका आफ्टर रिफ्रैक्शन, यहाँ के पॉइंट के बाद रिफ्रैक्शन हुआ है, तो रिफ्रैक्शन होने के बाद ये रे जो है नॉर्मल से क्या हो रही है, अवे जा रही है। और इस वाले केस में क्या हो रहा है, ये अगर नहीं होता तो ये बिल्कुल सीधे ऐसे जाती, वैसे ना जाके ये क्या कर रही है, इधर की तरफ जा रही है, बेंड
हो रही है टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक, तो ये कब कब होता है। ठीक, अब जब डेंसर से रेयर जाएंगे तो अवे जाएगी, और रेयर टू डेंसर जाएंगे तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी। ये फिनोमेना आपको समझ में आया। अब जैसे कि एग्जांपल पे मैं लूं कि आपने वाटर में ना सिंपली एक गन चलाई है, मतलब बुलेट चलाई है, ठीक है। तो सिंपली क्या होता है, ये छोड़ो, मतलब इसमें बुलेट आया आपका, ठीक। तो बुलेट जो आई आपकी, तो ऑब्वियसली इसमें स्पीड क्या होगी आपकी बुलेट की, स्लो होगी। तो सिमिलर फॉर्मूला है यहाँ पर भी, कि जो लाइट आएगा अगर वो रेयर से डेंसर जाएगा तो उसकी स्पीड डाउन होगी, होगी कि नहीं होगी। तो सिंपली आपका देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखोगे V1 अपॉन में V2। अब ये V1 क्या है आपका, मीडियम वन का है स्पीड, मीडियम वन की स्पीड है, और ये क्या आपका मीडियम टू का स्पीड है, ठीक। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे लिखोगे, ये V1 मतलब C ही मान लो, क्योंकि आपको पता है जो एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है वो C होती है, जो कि 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट पता है आपको, ठीक है। अगर रेयर से डेंसर जा रहे हैं, ये एयर मान लो फिलहाल के लिए अभी, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे। तो यहाँ से स्पीड मतलब स्पीड यहाँ से कंपैरिजन में इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड कम ही होगी, ठीक है। अगर इसकी स्पीड कम होगी दैट मीन्स की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका अगर ये कम होता है तो ये क्या हो जाएगा आपका, ज्यादा आएगा, ठीक है। समझे रिलेशन, कि कहने का मतलब जितनी ज्यादा स्पीड होगी, मतलब स्पीड आपकी जितनी ज्यादा होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम होगा। ये एक फिनोमिना, ये एक टर्म, मतलब एक तरह से याद कर लो इक्वेशन टाइप, कि जितनी स्पीड ज्यादा उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। क्योंकि देख रहे हो उल्टा रिलेशन है, अगर ये इंक्रीज करते हो तो ये क्या होगा आपका, डिक्रीज। जैसे कि एग्जांपल लूं मैं यू, देखो ये कांस्टेंट है इतना, ये इतनी वैल्यू है इसकी। लेट्स एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं V5 लेता हूं तो ये अगर काटोगे तो 0.6 इंटू 10⁸ आएगा, 5 से काटोगे तो। और यही मैं अगर इसको 10 लेता हूं, ये ज्यादा आ गया ना, इसके कंपैरिजन में ये स्पीड ज्यादा है, 10 आया है ये, तो काटोगे तो ये कितना आएगा, ये इसका इतना आया था, इसका करोगे तो कितना आएगा 0.3। अब मुझे बताओ ये ज्यादा आया कि ये ज्यादा आया, जिसकी वैल्यू कम है उसकी वैल्यू कंपैरिजन में ज्यादा वेलोसिटी के क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो इससे आपको यही पता चला कि जब भी ऐसा इनवर्स रिलेशन हो, कि ये चीज अगर कोई ऊपर है और ये कोई चीज नीचे है, तो उसका उल्टा रिलेशन होता है। अगर V को इंक्रीज करूंगा तो ये डिक्रीज होगा, ये इंक्रीज करूंगा तो ये डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन कभी पूछेगा, बहुत ही मतलब पूछेगा, ये वाला क्वेश्चन आ ही गई, कि स्पीड अलग अलग मीडियम में दे रखी है, और फिर आप बताओ कि और उसको अरेंज करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के उस बिहाफ पे। तो ऑब्वियसली जिसकी ज्यादा स्पीड होगी उसका उतना ही कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो सिंपल सी ये इक्वेशन से आपको वो लॉजिक ध्यान में आएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका एक तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक डेफिनेशन, कि C अपॉन में V, ठीक है। और ये चीज तो आपको पता चल गया होगा। एक और चीज है, U इक्वल टू साइन I अपॉन में साइन R। अब इसका क्या फंडा है, देखो लेट्स सपोज करो कि ये आपका 30 दे रखा है और ये आपका दे रखा है लगभग 60, ठीक है। और आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड नहीं दे रखी है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, साइन 30 अपॉन में साइन 60। साइन 30 आपको पता नहीं है कितना होता है, कितना होता है भाई, साइन 30 होता है 1 अपॉन में 2, और साइन 60 होता है √3/2। तो ये आपका सॉल्व करोगे तो ये आपका 2 2 कैंसिल और 1/3 आ जाएगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा 1 में √3। तो इससे आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर लिया, तो आप तो ये 1/3 आ गया था आपका, ठीक है ना। तो इससे आपने देखा एक एंगल से था और एक स्पीड से था, ठीक है। अब जनरली इसका कैसे हम लिखते हैं, किस तरीके से इसका क्राइटेरिया होता है, एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो उससे आपको अच्छा आइडिया मतलब मिलेगा और पता भी चलेगा कि कैसे होते हैं, ठीक है। देखो इस तरीके के क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है। इसमें क्या है, स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है इन एयर, एंड ग्लास में भी स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है इतनी है।
ऑब्वियसली ग्लास में थोड़ी स्पीड कम हो जाएगी, देख रहे हो। उससे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है। तो देखो सिंपली होता है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यू से कर लो या किससे कर लो, क्या एन से कर लो, ठीक है, जो मर्जी आपकी। तो इसमें क्या होता है देखो, अब जिस इसमें हम क्या आए हैं, एक बार एयर में थी और फिर उसका दूसरे बार ये किस में आ गई, ग्लास में। तो उसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आया क्योंकि स्पीड में चेंज आया है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ये क्या आ जाएगा आपका 3 × 10⁸, 2 × 10⁸, दोनों का मीटर पर सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल करोगे तो आएगा 1.5, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 1.5 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इससे ये पता चला कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.5, ठीक है। तो ये इस तरीके से बहुत ही इजी क्वेश्चन इस तरीके से आपके आ जाएगा। तो इसमें इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हेन लाइट goes from air to glass, its speed changes from 3 × 10⁸ to इतना, ठीक है। देन व्हाट इज इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, समझ गए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज वेंज करके। और इसका नोटेशन ये होता है, जैसे कि ऑब्वियसली ये मीडियम 1 था और ये आपका ऑब्वियसली मीडियम 2 था, ठीक है। और मीडियम 1 मतलब इसमें एक तरह से V1 कह लूं मैं, वेलोसिटी 1, और ये क्या था V2, ठीक है, दूसरी वेलोसिटी। अब इसका जब हम कहते हैं तो ऑब्वियसली ये हमने यही निकाला। इसका नोटेशन बस ऐसा हो जाता है कि इसको हम ऐसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट किसके, 1 से। सिंपली ये बस ध्यान रखना कि जो भी ऊपर वाला स्पीड होगा दैट मीन्स कि उसके रेस्पेक्ट में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। बस इसमें नोटेशन से कंफ्यूज मत होना। ये 2 1 का कहने का मतलब ये याद रखना कि ये 1 वाला चीज ऊपर आएगा, जो भी वेलोसिटी मतलब जिसकी होगी वो 1 के ऊपर आएगी। तो इसको ऐसे लिखते हैं यहां पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1। ये चीज ध्यान रखना नोटेशन। अगर मैं यही चीज कह दूं यहां पर ऐसे करके 1 2, तो इसका आंसर अपोजिट हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऐसे, जो कि आएगा आपका ये 0 हटेगा तो ये आएगा 2/3 और ये आ जाएगा 0.667, समझ गए। तो ये चीज ध्यान रखना, अपोजिट हो जाता है, 1 2 ऐसे कहेंगे तो इसका कहने का मतलब होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, ठीक है। तो ये चीज बस एक ध्यान रखना, नोटेशन से कंफ्यूज मत होना। नोटेशन थोड़ा सा जस्ट अपोजिट लिखने को होता है, मगर करना वही है कि 1 से 2 में गए, ठीक है। तो इसको ऐसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है, क्योंकि हम 1 से आ रहे हैं ना, ठीक। अब बात आती है जैसे कि यहाँ पे लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है, ठीक है, जो कि है 2.41, ठीक। ये ऑब्वियसली मैक्सिमम होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, सबसे ज्यादा इसी की होती है, बताया भी था, नहीं बताया तो अभी चलो बता दिया। अब स्पीड ऑफ डायमंड क्या है, देखो स्पीड निकालनी है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे V1 लिखते हैं और V2। अगर आपको मेंशन नहीं है कि भाई पहले किस मीडियम में था, तो आपको एक तरह से खुद से ही सपोज कर लेना है कि वो पहले एयर में था। तो एयर में स्पीड इसकी कितनी होती है, 3 × 10⁸, ठीक है। V2 हमें नहीं पता, मगर ये तो पता है V2 ऑब्वियसली स्पीड ऑफ डायमंड, इसको हमने V2 सपोज किया हुआ है, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ और ये 2.41। अब इसको डिवाइड कर लो, तो ऑब्वियसली इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 2.41 से हटाओगे माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा 300, ठीक है। अब इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आएगा 1, फिर करोगे 9 और 9 में 4 गए 5, फिर ये तो 0 ही, फिर ये 0, और ऑब्वियसली ये 2 बार में कटेगा, पॉइंट भी आ जाएगा, तो यह आएगा आपका 2 और 8 और 4,
फिर ये 8 और फिर ये 0 और फिर 1। फिर एक और बार करोगे तो ये आपका लगभग लगभग 3 बार में कट जाएगा। तो ये आपका आएगा 3 और फिर उसके बाद 12 और फिर 3 2 6 और एक ये 7। तो ये आ जाएगा 7 5। अच्छा, ज़्यादा आ गया ऑब्वियसली। इसको किससे कर लो भाई, 4 से कर लो। तो 4 से करोगे तो देखो यहाँ पे 4 आएगा और फिर 4 4 जा 16 आएगा, फिर 4 2 जा 8 और एक ये 9 आएगा। तो 6, साथ में 6 गए भाई 1 और ये 0। तो सॉरी 116 तो ऑब्वियसली है। तो इसका आंसर आ गया 1.24। इसका आ गया क्या, 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। इसकी इतनी स्पीड आ गई। ठीक है, अब या तो डायरेक्ट वैल्यू पूछ लेंगे या तो ये पूछ लेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना आपका डायमंड का, वो एयर के कंपैरिजन में कितना है। तो एयर के कंपैरिजन में कहूं तो वो है 1/2.4 टाइम्स लेस, है ना। इतना टाइम्स एक तरह से लेस है किसके स्पीड से, स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में। यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है ऑब्वियसली। ठीक है, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है जो कि 3 इंटू 10 की पावर 8 है। ठीक है, तो ये आपको एक लॉजिक समझ में आ गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन इसमें बता देता हूँ। देखो भाई, अब आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने बताया कि क्वेश्चन आपका पूरा एक 3 4 लाइन में लिखा होगा और ये मैं बता रहा हूँ ये एमसीक्यू क्वेश्चन है ये। ठीक है, बस क्वेश्चन बड़े हो सकते हैं मगर ये एमसीक्यू टाइप ही क्वेश्चन में आते हैं। अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको एक का गिवन है, वाटर का और एक ग्लास का। ठीक है, 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है और फिर पूछा है कि इसके रिस्पेक्ट में इसके रिस्पेक्ट में ऐसा बताओ कुछ। तो यहाँ पे देखो पहले पॉइंट में क्या बोला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो मैं इसको अगर लिखूंगा तो इसकी नोटेशन कैसे करूंगा मैं। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या बोला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो ऑब्वियसली मैं ये ऐसा लिख सकता, ऐसा भी नोटेशन करते हैं, वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था जो भी रिस्पेक्ट वाला होता है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिख दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऊपर लिख दो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर नीचे रख दो। ठीक है, तो इससे आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो सिंपली आपका ग्लास का कितना है 1.5 और यह है 1.3। इसको कैलकुलेट कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली बी वाला ऑप्शन बोला है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो इसको ऑब्वियसली या तो इस तरीके से लिखो, ग्लास है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ऐसे लिखते थे ना 2 1 करके। तो अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ, लिखो ग्लास और विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, या तो ऐसे लिख लूं या तो मैं ऐसे लिख लूं, ग्लास और वाटर। इस केस में मैं वाटर को ऊपर रखूंगा जो कि कितना 1.33 और ये 1.5। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। और ये भी क्वेश्चन इससे पूछ सकता है कि ये दोनों का आपका आ गया मतलब कि जैसे इससे क्वेश्चन ये बन सकता है, वाटर और ग्लास निकाल लिया और ग्लास और वाटर निकाल लिया। ठीक है, तो इससे आपका रेशियो पूछ ले, वाटर और ग्लास का क्या, अच्छा वाटर ग्लास का तो निकाल ही लिया। तो सिंपली यही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इससे, इसका क्या रेशियो आएगा। तो ये रेशियो आप निकाल लो और ये भी आप निकाल लो। डिवाइड करना सिंपल सा डिवाइड है, डिवाइड करके जो भी आंसर ऑप्शन में होगा वो टिक कर सकते हो। तो यही टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखो भाई, अब जो आगे मैं बता रहा हूं आपको वो है आपका लेंस के बारे में। ठीक है, लेंस में देखो कुछ नहीं है, थोड़ा सा बता देता हूं जो कि आपको पूरा मिरर में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था ना, वो आपको काम आएगा। तो देखो करना क्या है, देखो कुछ इस तरीके का एक लेंस होता है। देखो इस टाइप के कुछ लेंस होते हैं। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा क्या क्या लेंस है। ठीक है, देखो ये आपका मिरर के हिसाब से देखिए तो ये वाला पार्ट ऐसा रहता था, तो वो क्या होता था, इधर से भी एक सिंपली एक तरह से मैं ये कहूं, अगर मैं 2 कॉन्वेक्स मिरर को ऐसे ज्वाइन कर दूं, ठीक है, तो ये क्या है आपका कॉन्वेक्स ही है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स
लेंस। क्या कहते हैं भाई? कॉन्वेक्स लेंस। जब दोनों साइड आपका कॉन्वेक्स लेंस कंबाइन हो जाता है तो इसको बाई लगा देते हैं। और ठीक है कि दो इसमें कॉन्वेक्स लेंस मतलब दो कॉन्वेक्स मिरर एक तरह से कंबाइन है, ठीक है। और इस वाले में क्या है, देखो दोनों तरफ से ये एक तरह से ये क्या है, कॉनकेव है। तो इसके लिए इसको हम क्या कहते हैं, कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब इस केस में उस केस में क्या कहते हैं, देखो ये तो आपका कॉनकेव है इस साइड से, मगर इस साइड से प्लेन है तो इसको प्लेनो कॉनकेव कह देते हैं बस, ठीक है। और इस वाले को ऑब्वियसली ये पार्ट आपका कॉन्वेक्स है तो इसको क्या कहेंगे, और इस साइड का आपका प्लेन है तो प्लेनो कॉनवेक्स लेंस, ठीक है। ठीक, तो ऑब्वियसली इनमें थोड़ा सा क्राइटेरिया रे डायग्राम का डिफरेंट होता है, मगर सब कुछ वही है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। कहने का मतलब जो भी आपने कॉनकेव मिरर में किया था, मतलब जो जो रे डायग्राम के रिजल्ट आए थे, जैसे कि कॉनकेव मिरर में आपके 6 केसेस थे तो वो आपके कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस में बनेगा। और जो भी आपने कॉनकेव लेंस में करोगे वो ऑब्वियसली जो कॉन्वेक्स मिरर में था उसके सारे केसेस केसेस याद रखना सिर्फ, ठीक है। रे डायग्राम ऑब्वियसली थोड़ा डिफरेंट होगा, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ये आपको जस्ट एक क्राइटेरिया एक का याद रख। देखो अब सिंपल सा इसमें यह है कि ये आपका जैसे कॉनकेव है, ठीक है। तो जैसे इसमें हम यहाँ पोल से करते थे ना, यहाँ पे ये समझ लो कि यहाँ पे एक ऑप्टिकल सेंटर है ओ करके। तो जो भी रे आएगी आपकी, जैसे ये आपका ऑब्वियसली प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ऑब्वियसली ग्लास में रे पास हो जाती है क्योंकि रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन नहीं होता। इसीलिए जो भी रे आएगी, जैसे ये पैरेलल रे आई तो ऑब्वियसली इस पॉइंट से ये रिफ्रैक्शन होगा और रिफ्रैक्शन होके ये जैसे फोकस से पास होगा क्योंकि पैरेलल रेज है, ठीक है। सेम क्राइटेरिया है कि अगर मैं कॉनकेव लूं, ठीक है, कॉनकेव लेंस, तो इसमें क्या होगा, यहां पर है ये सेंटर, तो ऑब्वियसली एक तरह से मैं इमेजिनरी लाइन खींचूं तो यहां पर ये क्या करेगा, जैसा कि कॉन किसमें क्या कहते हैं कॉनकेव में होता था ना, सॉरी कॉन्वेक्स में डाइवर्ज करता था। तो यहां पर ये जो कॉनकेव लेंस है ये आपका डाइवर्जिंग लेंस है और ये आपका कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है। ये आपका क्या है, कन्वर्जिंग लेंस। तो इसमें क्या होगा, ये डाइवर्ज करेगा, ऑब्वियसली इसका इधर मीट होगा, ठीक है। और इसमें देखो दो दो फोकस इस तरीके से लिखने होता है, F1 F2 और ऑब्वियसली इसमें C नहीं, 2 टाइम्स कर लेना इसमें, इस तरीके से इसकी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये F1 हो गया, F2 हो गया, ये 2F2 हो गया और ये भी 2F1 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ नोटेशन है। तो जो जो उसमें, अब इसका देखो साइन कन्वेंशन भी, साइन कन्वेंशन ये याद रखना, साइन कन्वेंशन जो आपने मिरर में पढ़ा था, जो भी आपने मिरर में पढ़ा था सब कुछ सेम है। मिरर का जो भी, जैसे कि कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ नेगेटिव था तो नेगेटिव ही रहेगा लेंस में भी, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव फोकल लेंथ था तो इसमें भी पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना, साइन कन्वेंशन मिरर के लिए जैसा बिल्कुल सेम है, बस फर्क सिर्फ रे डायग्राम में है, ठीक है। तो रे डायग्राम में ही फर्क है बस, ठीक है। तो इसीलिए इस रे डायग्राम को मैं आपको एक्सप्लेन एक तरीके से नहीं करूंगा, मतलब आपको जैसे मिरर में बताया, तो इसीलिए ऑब्वियस मतलब इसमें ये जो इतना मैंने बताया इतना ही है। बाकी रे डायग्राम में जैसे जैसा उसमें था वैसी वैसी इसमें बस फर्क एक रिफ्रैक्शन का पार्ट आ गया है। तो इसीलिए आप देख ही सकते हो कि कॉनकेव में ये क्राइटेरिया है, ये बन रहे हैं आपके रे डायग्राम, ठीक है। तो आपको विजिबल ही हो रहा होगा, ये सारे क्राइटेरिया है जिसमें आपका आपको पता है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख रहे हैं फोकस पे, या फिर फोकस और सी के बीच 2F के बीच में, या F पे रख रहे हैं, या बियॉन्ड 2F रख रहे हैं तो कैसी बन रही है। फिर ऐसी कॉन्वेक्स में करते हैं, मतलब कॉन्वेक्स में था ये, और वासी कॉनकेव में करते हैं तो 2 इमेज बनती है, तो वो आप रिफ्लेक्शन से देख ही सकते हो। तो ये क्राइटेरिया थे, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का रे डायग्राम का था नहीं, क्योंकि जैसे मैंने मिरर में बताया वही सेम क्राइटेरिया इसमें, बस अपोजिट है बस, बाकी सब कुछ सेम है, साइन कन्वेंशन और ये सब। एक एक्स्ट्रा चीज इसमें आ गई है बस, मिरर फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है इसका, सॉरी मिरर कह रहा हूँ, लेंस फॉर्मूला।
तो बस जो जो चेंज है बस उतना ही लिखना है बस, बाकी चीजें तो आपको पता ही है, उससे रिलेट कर लोगे। बस इसमें एक माइनस फॉर्मूले में आ जाता है, ठीक है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1 में u, ठीक है। तो ये आपका बस एक चेंज आता है, और बाकी मैग्निफिकेशन वही है, देखो HI/HO जो कि आपका हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और मैग्निफिकेशन अगर मैं डिस्टेंस की टर्म में करूं तो यहाँ पे V/U हो जाता है, ठीक है, यहाँ माइनस फॉर्मूले में नहीं आता है, ठीक है। बस ये इतना इतना सा डिफरेंस है, ठीक। तो ये रही पूरी लेंस की बात। अब ऑब्वियसली जब ये चैप्टर एक पावर थोड़ा सा बता दूं, फिर क्वेश्चन करेंगे थोड़े बहुत इसके, ठीक है, थोड़े बहुत ऑब्वियसली लेंस के बेसिस पे 1-2 क्वेश्चन करा दूंगा, फिर आपका ये चैप्टर फिनिश है। लेंस और मिरर का कुछ मैंने कहा था कंबाइंड, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पावर ऑफ लेंस क्या होता है, तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला कुछ नहीं होता है, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड व्हाट, पावर ऑफ ए लेंस। और ये ध्यान रखना, ये जो फोकल लेंथ होती है वो मीटर में होती है, तो आपका फोकल लेंथ जनरली ऐसे दे रखा होता है 50 सेंटीमीटर, तो आप कुछ नहीं करोगे, ऐसे लिखोगे 1/50, ऑब्वियसली 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 100 हो जाएगा, और ये कट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2, और इसकी यूनिट होती है पावर की यूनिट, SI यूनिट, SI यूनिट होती है डी, डी 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 फॉर डायोप्टर, तो यहाँ 2 डायोप्टर लिख दोगे, ठीक है। अब बात रही फोकल लेंथ पे कि फोकल लेंथ नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। इफ द फोकल लेंथ इज नेगेटिव देन हमें पता है कि वो कॉनकेव लेंस है, ठीक है। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो हमें पता है कि वो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो इससे मुझे ये पता चल गया, अगर पावर हमारे मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर भी नेगेटिव आएगी, और फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव आएगा। तो इससे हम ये भी पता कर सकते हैं फोकल लेंथ से कि कौन सा लेंस है, और फिर हम ये भी पता कर सकते हैं पावर जो लेंस की होगी उसमें हमने मतलब कौन सा लेंस यूज किया है जनरली, ठीक है। ये पता चल जाएगा, ये आपको कंपैरिजन में भी आ सकता है कि फोकल लेंथ दे रखा है, पावर भी दे रखा है, तो ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव ही आएगा, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव आएगा। अब एक और चीज है कि अगर पावर ऐसे दे रखा हो कि इफेक्टिव पावर निकालनी है, तो P1 P2 प्लस P3 डॉट 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 डॉट, मतलब जितने पावर दे रखे हैं उनका सम। कहने का मतलब अगर 4-5 पावर ऑफ लेंस दे रखी है तो उन सबको जस्ट ऐड कर दो, ठीक है। या मान लो कि 4-5 फोकल लेंथ दे रखी है, तो 1/f 1/f2 1/f3, जैसे कि ये दे रखा है f1 f2 f3, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करो, जैसे वैल्यू दे रखी है 2 3 -1, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, ऑब्वियस यहाँ प्लस कर लो, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है, ऑब्वियसली इसका माइनस आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो और फिर रेसिप्रोकल कर लेना और फिर सबको ऐड कर देना, क्योंकि P1 P2 P3 क्या होगा, ये होगा 1/f1 1/f2 1/f3, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0.5, 0.33, 0.3 है ना ये, और ये -1, तो ये आएगा, इसको ऐड करोगे तो 0.88 -1, और ये माइनस करोगे तो 0.12 माइनस का। तो इससे ये पता चल गया इफेक्टिव जो लेंस की पावर है वो माइनस है, और ये पता चल गया कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पावर ऑफ लेंस से बस इतना ही सही था और कुछ नहीं था। पूछ सकते हैं बस कि कौन सा कंबाइन करके आएगा, इफेक्टिव क्या बनेगा, ठीक है, तो वो आपको साइन से पता चलेगा। तो बस इतनी सी चीज है और कुछ नहीं है। बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बस लेंस का एक और मिरर का एक कंबाइन करके बताऊंगा एक एक्स्ट्रा वीडियो में, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे लेंस और मिरर का, ठीक। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, और फिर उसके बाद ऑब्वियसली इसका जो दूसरा एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो फटाक से करा दूंगा, वो एक ही वीडियो में हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मिलता हूँ जल्दी ही अगले वीडियो में।